देखो कल हम पढ़ रहे थे एनाटॉमी ऑफ डाइकोट रूट, है ना। और डाइकोट रूट के अंदर हमने उसका 3 लेयर पढ़ लिया था। आउटर मोस्ट लेयर एपिब्लेमा, उसके बाद कुछ लेयर्स जिनको कहा था कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स का ही इनर मोस्ट लेयर जहाँ पर हमने बात छोड़ी थी, क्या नाम था उसका, एंडोडर्मिस। यानी आप ऐसे समझेंगे कि एंडोडर्मिस एक आइडेंटिटी होगी, पहचान होगी। कैसी पहचान होगी कि भाई वो लेयर जहाँ पर कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट हो। कैस्पेरियन स्ट्रिप किससे बना होगा, सुबेरिन। और ये बताया गया कि जो उसके 2 टाइप के वॉल होंगे, इस वाले को क्या कहोगे, टेंजेंशियल, और इसको कहोगे रेडियल। यानी एंडोडर्मिस के जो टेंजेंशियल और रेडियल वॉल होंगे उसमें प्रेजेंट होगा सुबेरिन, और जिस फॉर्म में वो डिपॉजिट होगा उस फॉर्म को नाम दिया गया था कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। यहाँ तक कल हमने बात की कि भाई कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होगा एंडोडर्मिस के अंदर। एक बार मैं इसका नाम लिख दे रहा हूँ ताकि बात याद आ जाए। एंडोडर्मिस। अगर आपसे पूछा जाए कि एंडोडर्मिस किस टाइप के सेल से बना होगा तो आप कहोगे पैरेनकाइमेटस सेल, और सिंगल लेयर होगा। देखो एपिब्लेमा सिंगल लेयर, कॉर्टेक्स सेवरल लेयर, और एंडोडर्मिस सिंगल लेयर। अब देखो क्या बात कही गई कि एंडोडर्मिस के अंदर, मतलब एंडोडर्मिस से अंदर की तरफ। अब हम पढ़ रहे थे रूट, है ना, बाहर पढ़ा एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। अब उसके अंदर की तरफ, एंडोडर्मिस से अंदर की तरफ कुछ लेयर प्रेजेंट होंगी पैरेनकाइमेटस सेल्स की। मैं एक एरिया डिसाइड कर दे रहा हूँ। एरिया का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एंडोडर्मिस यहाँ पर ख़त्म हुआ। एंडोडर्मिस के बाद कुछ पैरेनकाइमा सेल से बनी हुई लेयर प्रेजेंट होंगी, 2, 3, 4 इतनी लेयर प्रेजेंट होंगी। उन सब सेल्स की लेयर को एक साथ कहा गया पेरीसाइकल। पेरीसाइकल का मतलब क्या हुआ कि एंडोडर्मिस से अंदर की तरफ, एंडोडर्मिस से अंदर की तरफ कुछ लेयर, और कुछ लेयर के लिए मैं यहाँ क्या टर्म इस्तेमाल कर लूँ, फ्यू लेयर्स। और ये फ्यू लेयर्स किस सेल से बनी होंगी, पैरेनकाइमा। ठीक। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो पेरीसाइकल्स के जो सेल्स होंगे उन सेल्स के बीच इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा। इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा। मतलब ये हुआ कि मैं इतना एरिया फिक्स कर देता हूँ समझाने के लिए कि भाई ये जो एरिया हुआ इससे बाहर पेरीसाइकल, और पेरीसाइकल कुछ सेल्स इस तरह से होंगे, जैसे ये सेल्स इसी तरह एक लेयर बन जाएगा, फिर यहाँ प्रेजेंट होगा दूसरा लेयर, यहाँ प्रेजेंट होगा तीसरा लेयर। इन सेल्स की लेयर को कहा गया पेरीसाइकल। अब ध्यान से सुनना बात, हम पढ़ रहे हैं डाइकोट रूट, और डाइकोट रूट के अंदर जब स्टार्टिंग की थी तो आपको डाइकोट के अंदर रूट का टाइप बताया गया था। किस टाइप की रूट होती है, टैप रूट इस तरह से होती है। इसको कहा था प्राइमरी रूट, और प्राइमरी रूट से क्या निकली होंगी, सेकेंडरी रूट। इन्हीं को कहा जाता है लेटरल रूट्स। इन्हीं को क्या कहते हैं, लेटरल रूट। समझ रहे हो रीज़न, लेटरल का मतलब साइड में प्रेजेंट होंगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो इंपॉर्टेंट बात ये कि डाइकोट रूट्स के अंदर, यानी जो टैप रूट होगा उसके अंदर जितनी भी लेटरल रूट्स होंगी, यानी जिसको हमने कहा सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट, ये तो प्राइमरी था, ये सेकेंडरी, टर्शरी, उन सब रूट्स का जो ओरिजिन होगा, ओरिजिन का मतलब उन सब के बनने का जो स्टार्टिंग होगी वो पेरीसाइकल के सेल से होगी। मतलब क्या हुआ, बात ये कि डाइकोट रूट के अंदर एंडोडर्मिस से अंदर की तरफ जो पैरेनकाइमा के सेल्स होंगे, वही पैरेनकाइमा के सेल्स आगे चलकर अंदर से बाहर की तरफ निकालेंगे किसको, लेटरल रूट्स। तो इसलिए कहा गया पहला काम तो याद ये रखना कि पेरीसाइकल का काम होगा ओरिजिनेट करना, किस चीज़ को, लेटरल रूट्स। और कहा गया जो लेटरल रूट्स का ओरिजिन होगा, क्योंकि ये अंदर की तरफ से होगा, इसीलिए कहा गया कि लेटरल रूट्स का ओरिजिन होगा एंडोजीनस। एंडोजीनस का मतलब वो अंदर से निकल कर आएंगी। और कौन से सेल होंगे जो उनको निकालेंगे, पेरीसाइकल के सेल।
एक काम हुआ। यानी आपसे पूछा जाए कि डाइकोट रूट्स के अंदर जो पेरिसाइकल होगा, जो कि कुछ लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, पेरेन्काइमा से बना होगा, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा, उसका एक काम होगा लेटरल रूट्स बनाना, ठीक। और दूसरा काम, इसी पेरिसाइकल का दूसरा काम होगा वेस्क्यूलर कैम्बियम को बनाना। किसको बनाना? वेस्क्यूलर कैम्बियम। और वेस्क्यूलर कैम्बियम किस टाइप का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा? किस टाइप का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम का मतलब ये हुआ कि इससे कौन सा ग्रोथ होगा? सेकेंडरी ग्रोथ। देखो ध्यान से सुनना, पेरिसाइकल ये तो पेरेन्काइमा हुआ, और पेरेन्काइमा किस टाइप का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा? परमानेंट। और परमानेंट होगा तो जनरली ये पेरेन्काइमा जो होंगे वो प्राइमरी मेरिस्टेम से बने होंगे। लेकिन पेरिसाइकल में जो पेरेन्काइमा होंगे वो सेकेंडरी ग्रोथ तो नहीं कराएंगे, लेकिन वो ऐसे सेल्स बनाएंगे, मतलब पेरिसाइकल के जो सेल्स होंगे, यही पेरिसाइकल के सेल्स आगे चलकर फॉर्मेशन करेंगे वेस्क्यूलर कैम्बियम का, और यही वेस्क्यूलर कैम्बियम किसको कराएगा? फिर सेकेंडरी ग्रोथ को, ठीक। तो फिलहाल इतनी बात याद रखना कि एंडोडर्मिस से जो अंदर लेयर होंगी उनको पेरिसाइकल कहेंगे। वो कुछ लेयर होंगी, उसमें इंटरसेलुलर स्पेस होगा, और पेरिसाइकल के दो काम होंगे। दोनों सवाल पूछे गए नीट एग्जाम में कि डाइकोट रूट्स के अंदर लेटरल रूट का फॉर्मेशन कहाँ से होगा? पेरिसाइकल। वेस्क्यूलर कैम्बियम का फॉर्मेशन कौन करेगा? पेरिसाइकल। अब इम्पोर्टेंट बात ये हमको यहाँ समझना होगा, वेस्क्यूलर बंडल। वेस्क्यूलर बंडल का मतलब जाइलम और फ्लोएम। कल आपको जब वेस्क्यूलर बंडल पढ़ाया गया तो मैंने कहा रूट्स के अंदर कैसा वेस्क्यूलर बंडल होगा? रेडियल। रेडियल का मतलब ये हुआ कि जाइलम और फ्लोएम डिफरेंट रेडियाई पर प्रेजेंट होंगे और अल्टरनेट होंगे, मतलब एक जाइलम एक फ्लोएम, एक जाइलम एक फ्लोएम। दूसरी बात, जब आपको रूट पढ़ाया गया, मतलब रूट जब प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम बताया गया, तो उस टाइम पर मैंने कहा रूट्स के अंदर जो ये होगा प्रोटोजाइलम होगा वो पेरिफ्री पर होगा, और मेटाजाइलम अंदर की तरफ होगा, टूवर्ड द सेंटर होगा। अब इस अरेंजमेंट को समझना कुछ इस तरह से कि पेरिसाइकल से अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा जाइलम, लेकिन जो पेरिफ्री पर होगा वो कौन सा होगा? प्रोटोजाइलम। और यहाँ पर भी ये प्रोटोजाइलम, मैं दो बना दे रहा हूँ, और दूसरा इधर बनाता हूँ, प्रोटोजाइलम प्रोटोजाइलम। अभी बात समझ आएगी पूरी। प्रोटोजाइलम, ये भी प्रोटोजाइलम, मैं चार बना दे रहा हूँ, प्रोटोजाइलम प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम के बाद किसका फॉर्मेशन होगा? मेटाजाइलम। मेटाजाइलम। इन दोनों में फ़र्क क्या होगा? फ़र्क ये होगा कि प्रोटोजाइलम के पास ट्रैकिड्स और वेसल्स छोटे होंगे, और मेटाजाइलम के पास ट्रैकिड और वेसल्स बड़े होंगे। तो देखो क्या हुआ, अगर आप इसको रूट का सेंटर मान लो, तो इस रेडियस के अलोंग ये वाला जाइलम, इसको आप एक कंप्लीट जाइलम मानोगे, इसको आप इसको कहोगे एक कंप्लीट जाइलम, और इस जाइलम के अंदर प्रोटोजाइलम पेरिफ्री पर और मेटाजाइलम टूवर्ड द सेंटर। तो अगर मैं आपसे मालूम करूं मैंने कितना जाइलम बनाया यहाँ पर? 4, ठीक, 4 जाइलम बन गए। और अगर रेडियल वेस्क्यूलर बंडल की बात करो तो उसके अकॉर्डिंग जाइलम के बाद क्या प्रेजेंट होगा? फ्लोएम। एक जाइलम एक फ्लोएम। यहाँ प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम आगे पीछे नहीं होंगे, वो अगल बगल होंगे, इसलिए मैं फ्लोएम लिख रहा हूँ। तो जाइलम फ्लोएम जो कल पढ़ाया गया रेडियल के अंदर, जाइलम, इसके बाद फिर क्या होगा? फ्लोएम। फ्लोएम के बाद आया जाइलम, फिर से क्या होगा? फ्लोएम, और यहाँ फिर से प्रेजेंट होगा फ्लोएम। तो कल वाली बात पर समझो कि रूट्स के अंदर वेस्क्यूलर बंडल रेडियल होंगे, अल्टरनेट होंगे, जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम। और ये रहा एक्सार्च के एंडार्च, एक्सार्च, प्रोटोजाइलम पेरिफ्री, मेटाजाइलम सेंटर। मतलब ये हुआ कि पेरिसाइकल से अंदर की तरफ प्रेजेंट होंगे रेडियल वेस्क्यूलर बंडल। और ध्यान से सुनना, बात ये लिखी गई एनसीईआरटी के अंदर कि डाइकोट रूट्स के अंदर, जाहिर है डाइकोट रूट हम पढ़ रहे हैं, डाइकोट रूट्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, आप इसको मानेंगे एक जाइलम एक फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4, यानी कम से कम 2 जाइलम होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 4, यही इतने जाइलम फ्लोएम। या तो जाइलम 2-2
फ्लोएम 2 और इसी तरह होगा जाइलम फ्लोएम का नंबर मैक्सिमम 4 और मिनिमम 2। अब ये जो सेंटर वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को कहा जाता है पिथ। क्या कहते हैं? मतलब रूट का जो सेंट्रल पार्ट होगा, यहाँ पर कुछ पेरेनकाइमा के सेल्स होंगे, इन पेरेनकाइमा के सेल्स को आप कहोगे पिथ। अब आपको दिख रहा होगा कि जाइलम फ्लोएम के बीच क्या दिख रही है यहाँ पर? स्पेस। जाइलम और फ्लोएम, ये जाइलम ये फ्लोएम, इसके बीच में जो जगह दिख रही है, कहा गया यहाँ पर कुछ पेरेनकाइमा के सेल्स होंगे। यहाँ पर कुछ क्या प्रेजेंट होंगे? पेरेनकाइमा के सेल्स। एपिब्लेमा में पेरेनकाइमा, कॉर्टेक्स में भी पेरेनकाइमा, एंडोडर्मिस में पेरेनकाइमा, पेरिसाइकल में पेरेनकाइमा, पिथ के अंदर पेरेनकाइमा और जाइलम फ्लोएम के बीच पेरेनकाइमा। वो पेरेनकाइमा जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट हो, उसको एक अलग से नाम दिया जाता है, उसको कहा जाता है कॉन्जेक्टिव। कॉन्जेक्टिव टिश्यू। कॉन्जेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या हुआ? वो पेरेनकाइमा जो किसके बीच में प्रेजेंट हो? जाइलम और फ्लोएम। मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ, इसको लिखता हूँ ताकि याद रहे आपको, कॉन्जेक्टिव, याद रहेगा, कॉन्जेक्टिव। कॉन्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ? कॉन्जेक्टिव टिश्यू का मतलब हुआ पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमेटस, ऐसे लिख लेना, पेरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो कंप्लीट रूट आपने पढ़ लिया। एक बार देखते हैं आपने पढ़ा कितना कंप्लीट। बाहर वाली लेयर, अब ऐसे सोचो, पूरा कंप्लीट। एपिब्लेमा, क्या क्यूटिकल होगा? क्यूटिकल होगा? नहीं होगा। ठीक, क्या प्रेजेंट होंगे उस पर? रूट हेयर्स। रूट हेयर कितने सेल से बनेगा? सिंगल सेल। ठीक, उसके बाद एपिब्लेमा में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। फिर अंदर कुछ लेयर्स होंगी, उन लेयर्स को क्या कहोगे? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस होगा। ठीक, कॉर्टेक्स का जो सबसे अंदर वाला लेयर होगा उसको क्या कहोगे? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में कौन सा मटेरियल प्रेजेंट होगा? सुबेरिन। और किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा? कैस्पेरियन स्ट्रिप। और दूसरी बात, एंडोडर्मिस से अंदर की तरफ कुछ पेरेनकाइमा के जो सेल्स की लेयर होंगी उनको क्या कहोगे? पेरिसाइकल। यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा। पेरिसाइकल के दो काम होंगे, एक तो लेटरल रूट्स बनाना और दूसरा वेस्क्यूलर कैम्बियम। और अंदर की तरफ जाइलम फ्लोएम होंगे, मिनिमम कितने होंगे? 2 और मैक्सिमम 4। और जाइलम फ्लोएम के बीच में जो पेरेनकाइमा होगा उसको क्या कहोगे? कॉन्जेक्टिव टिश्यू। सेंट्रल पार्ट को क्या कहोगे? पिथ। कोई दिक्कत? एक आखिरी पॉइंट वो ये कि ऐसा कहा गया किताब के अंदर, एंडोडर्मिस से अंदर की तरफ, एंडोडर्मिस से अंदर की तरफ क्या क्या दिख रहा है? पेरिसाइकल, वेस्क्यूलर बंडल, पिथ, कॉन्जेक्टिव टिश्यू। 4 चीज़ें तो दिख रही हैं एंडोडर्मिस से अंदर की तरफ। सबसे पहले पेरिसाइकल, उसके बाद लिख दूँ वेस्क्यूलर बंडल, उसके बाद कॉन्जेक्टिव टिश्यू, उसके बाद पिथ। कहा गया एंडोडर्मिस से अंदर की तरफ जितने भी टिश्यू प्रेजेंट होंगे उन सब को एक साथ कहा गया स्टील। क्या कहा गया? ये वो वाला स्टील नहीं, आयरन कॉपर वाला स्टील। ये यहाँ पर एक टर्म यूज़ किया गया कि एंडोडर्मिस से अंदर की तरफ, एंडोडर्मिस से अंदर की तरफ जितना भी टिश्यू होगा उस सब को एक साथ कहोगे स्टील। और एक पॉइंट जो मैं बताना भूल गया था वो ये, मैंने आपको पढ़ाया गार्ड सेल, पढ़ाए? मोनोकोट में कैसा शेप होगा? डाइकोट में कैसा होगा? ठीक, गार्ड सेल्स के कांटेक्ट में कौन से सेल होंगे? सब्सिडियरी सेल। कौन से सेल्स होंगे? सब्सिडियरी सेल। और गार्ड सेल के बीच में जो ओपनिंग होगा उसको क्या कहोगे? स्टोमेटल पोर या स्टोमेटल एपर्चर। देखो, जैसे यहाँ पर कहा गया कि एंडोडर्मिस से अंदर की तरफ जितना भी टिश्यूज़ का एक नाम स्टील, ऐसे ही गार्ड सेल, सब्सिडियरी सेल और गार्ड सेल की ओपनिंग स्टोमेटल पोर, इन तीनों को एक साथ कहा जाता है स्टोमेटल एपरेटस। स्टोमेटल एपरेटस। स्टोमेटल एपरेटस का मतलब 3 चीज़ें, गार्ड सेल, सब्सिडियरी सेल, स्टोमेटल पोर। एपरेटस का मतलब एक सिस्टम जिसके अंदर एक से ज़्यादा चीज़ें हों। तो 2 टाइप के सेल हो गए,
ओपनिंग हो गया, और इसी ओपनिंग का काम होगा गैसियस एक्सचेंज कराना, और दूसरा ट्रांसपिरेशन। तो जो कल आपने रूट बनाया था उसके अंदर एंडोडर्मिस तक तो लिख लिया था, बाकी अंदर का पार्ट लिख लो और ये सब पॉइंट लिख लेना, जल्दी से लिखो। अभी नहीं, बाद में चलकर बनेगा, अंदर की तरफ बनाएगा डिवाइड कर कर। यही पेरिसाइकिल अंदर की तरफ वेस्क्यूलर कैम्बियम बनाएगा जब सेकेंडरी ग्रोथ का टाइम आएगा। मतलब ये हुआ कि डाइकोट रूट्स के अंदर जाइलम फ्लोएम के बीच में वेस्क्यूलर कैम्बियम स्टार्टिंग से नहीं होगा, आगे चलकर पेरिसाइकिल के सेल यहाँ पर कैम्बियम बनाएंगे, फिर उससे सेकेंडरी ग्रोथ होगी। ठीक, तो फिलहाल लिख लो इसको। नहीं, इमेच्योर क्यों होगा, प्राइमरी रूट होगा। हाँ, प्राइमरी रूट होगा, इमेच्योर कैसे होगा, वाह भाई। सब बातें लिख लेना, डाइकोट रूट कंप्लीट हुआ है ना, और एक बार लेयर का सीक्वेंस लिख लेना अपने आप, अपने आप स्टार्टिंग से लेकर सेंटर तक। सेंट्रल पार्ट को कहा जाता है पिथ। जो पेरेनकाइमा में लिखा था फॉर्म्स मेजर कंपोनेंट, तो लगभग हर जगह तो पेरेनकाइमा ही रूट के अंदर। अंदर से ओरिजिन हुआ है, बाहर वाले सेल से नहीं आई, जो अंदर लेयर थी उससे निकल कर आई।
लिख लिए? जल्दी लिखो एकदम, मोनोकोट का पढ़ना है अभी। हाँ, यानी जो कैम्बियम के सेल्स होंगे उन सेल्स का जो फॉर्मेशन होगा वो पेरिसाइकल सेल से होगा। अब यहाँ थोड़ी सी वो वाली बात भी कि पेरेन्काइमा एक परमानेंट टिश्यू होगा और उसमें कंडीशन ये बताई थी कि या तो परमानेंटली डिवाइड करना बंद कर देगा या कुछ टाइम तक डिवाइड नहीं करेगा। इसको सेकेंडरी ग्रोथ में भी बताएंगे। तो सेकेंडरी ग्रोथ का जब टाइम आएगा उस टाइम पर यहाँ वाले जो सेल्स होंगे वो डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। एक प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन। तो यहाँ डी डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है, उसको आगे चलकर बताएंगे। अब हेडिंग डालना एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट रूट। वही ट्रांसफर सेक्शन होगा और जनरली मैच्योर जोन से उसको कट किया जाएगा। अब हम हेडिंग डालेंगे एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट रूट। मोनोकोट रूट और ट्रांसफर सेक्शन की बात यहाँ करेंगे। ट्रांसफर सेक्शन टीएस, ट्रांसफर सेक्शन। देखो सेम वही होगा, 2-3 डिफरेंस बताए गए कि जैसे आपने डाइकोट का एनाटॉमी पढ़ा, इंटरनल स्ट्रक्चर सेम वैसा ही होगा मोनोकोट के अंदर भी, लेकिन 2-3 डिफरेंस होंगे। अब डिफरेंस को समझने के लिए हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। कहा गया पहली बात तो वही, स्टार्टिंग की कुछ बातें सेम होंगी। सेम कैसे होंगी कि जैसे डाइकोट के अंदर था एपीब्लेमा, वैसे ही मोनोकोट के अंदर भी क्या प्रेजेंट होगा, एपीब्लेमा। एपिडर्मिस यानी एपीब्लेमा, तो हम कहेंगे इसका जो आउटर मोस्ट कवरिंग होगा वो एपीब्लेमा होगा। एपीब्लेमा यानी एपिडर्मिस ऑफ रूट। और जैसे डाइकोट के अंदर पढ़ा कि वहाँ पर रूट हेयर्स थे, यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट होंगे, रूट हेयर्स। तो अभी तक कोई डिफरेंस नहीं, सेम वैसे ही बिल्कुल जैसे वहाँ था ऐसे ही यहाँ पर एपीब्लेमा। और रिवीजन भी हो जाएगा, इन बातों को हम लिख दे रहे हैं वो इस तरह से लिखेंगे कि एपीब्लेमा कितना लेयर होगा, सिंगल लेयर। एपीब्लेमा सिंगल लेयर पेरेन्काइमा के सेल से बना होगा और यहाँ पर इंटर सेलुलर स्पेस क्या होगा, एब्सेंट होगा। उसके बाद कहा गया कि एपीब्लेमा के बाद कुछ पेरेन्काइमा के सेल्स का लेयर होगा, वही सेवरल लेयर्स। उन लेयर्स को आप एक साथ क्या नाम दोगे, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स मैं लिख दे रहा हूँ, बस सेल्स नहीं बनाऊँगा, आप भी मत बनाना, समझ तो गए, कल बना दिए थे। कॉर्टेक्स 2-3 बार लिख देंगे ताकि याद हो जाए। एपीब्लेमा के बाद प्रेजेंट होगा कॉर्टेक्स। तो इतना पार्ट हुआ हमारा ये कॉर्टेक्स। अब इसके अंदर 1-2 बातें हम लिख दे रहे हैं कि भाई कॉर्टेक्स का कितना लेयर होगा, सेवरल लेयर। और इंटर सेलुलर स्पेस क्या होगा, यहाँ पर प्रेजेंट होगा, इंटर सेलुलर स्पेस प्रेजेंट। दूसरी बात वो ये कि ये भी पेरेन्काइमा के सेल से ही बने होंगे, वो भी पेरेन्काइमा, ये भी। कॉर्टेक्स के बाद जो अंदर वाला लेयर होगा वो क्या होगा, एंडोडर्मिस। जो अभी आपने पढ़ा एंडोडर्मिस, यहाँ पर भी प्रेजेंट होगा एंडोडर्मिस। ये रहा एंडोडर्मिस, वही सेम जैसे वहाँ पर एंडोडर्मिस के सेल्स में क्या प्रेजेंट होगा, सुबेरिन। किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, कैस्पेरियन स्ट्रिप। ऐसे ही यहाँ पर भी मोनोकोट के अंदर भी एंडोडर्मिस होगा और उस एंडोडर्मिस के जो सेल्स होंगे उन सेल्स के अंदर सुबेरिन डिपॉजिट होगा कैस्पेरियन स्ट्रिप की फॉर्म में। बस ऐसे ही बना दे रहे, ड्राइंग करने की कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पर, बस समझने के लिए बना रहे हैं, बस ताकि समझ आ जाए हमको कि स्ट्रक्चर कैसा होगा। और मेन तो ये कि क्वेश्चंस हमारे हो जाए, है ना, मेन तो यही है। एंडोडर्मिस के सेल्स
कितने टाइप की वॉल मैंने बताई थी इस सेल में आपको? 2, ये वाली टेंजेंशियल और ये वाली रेडियल। एक बार ऐसे लिख देते हैं, इसका नाम एंडोडर्मिस, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। और लिख देते हैं एंडोडर्मिस कैसा लेयर होगा? सिंगल लेयर होगा। एंडोडर्मिस के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगा? एब्सेंट होगा। और दूसरी बात, एंडोडर्मिस की पहचान ये होगी कि सिंगल लेयर के अंदर एक स्ट्रिप प्रेजेंट होगा जिसका नाम होगा कैस्पेरियन। ये सवाल पूछा जाता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट इन एंडोडर्मिस। ठीक, वही एंडोडर्मिस के बाद कुछ लेयर होंगी पेरेन्काइमा सेल्स की, कुछ लेयर, और वहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा। इन लेयर्स को क्या नाम दोगे? पेरीसाइकल। पेरीसाइकल, ठीक। पेरीसाइकल कितनी लेयर होंगी? फ्यू लेयर। मैं यहाँ लेयर्स का नंबर लिख रहा हूँ और वहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगा? प्रेजेंट। अब तक जो लेयर्स हमने पढ़ी, एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, चारों ही लेयर किस टाइप के टिश्यू से बनी होंगी? पेरेन्काइमा। अब सुनना, ये भी रूट, तो इस रूट के अंदर जो वेस्क्यूलर बंडल होंगे वो कैसे होंगे? रेडियल होंगे, है ना? ठीक। और दूसरी बात, ये रूट के अंदर जो प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम होगा उसका अरेंजमेंट कैसा होगा? एक्सार्च। प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ और मेटाजाइलम अंदर की तरफ, उसको बनाते हैं। लेकिन थोड़ा फ़र्क होगा, देखो अभी फ़र्क आपको समझ आएगा। पीएक्स का मतलब प्रोटोजाइलम, पीएक्स का मतलब प्रोटोजाइलम। अभी डिफरेंस दिख जाएगा, इसीलिए मैंने कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाया ताकि एक बार डिफरेंस मालूम चल जाए। डिफरेंस क्या होगा? ये प्रोटोजाइलम पेरिफ्री की तरफ होगा, बाहर की तरफ प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम। और प्रोटोजाइलम के बाद फॉर्मेशन होगा मेटाजाइलम। कितना नंबर दिख रहा है यहाँ पर जाइलम का? कितने जाइलम बन गए? 6। यही डिफरेंस, पहला डिफरेंस वो ये कि डाइकोट रूट के अंदर जाइलम का या फ्लोएम का जो मैक्सिमम नंबर होगा वो कितना होगा? 4, और मिनिमम कितना होगा? 2। कहा गया मोनोकोट रूट्स के अंदर जाइलम फ्लोएम का जो नंबर होगा वो मिनिमम 6 होगा, या मिनिमम 6, कम से कम 6, और मैक्सिमम फिर कितना ही हो सकता है। और अरेंजमेंट होगा वो रेडियल वाला। रेडियल अरेंजमेंट का मतलब ये हुआ कि आपको जाइलम के बाद क्या बनाना पड़ेगा? फ्लोएम। ये जाइलम फ्लोएम, उसके बाद फिर से फ्लोएम, जाइलम के बाद फ्लोएम, जाइलम के बाद फ्लोएम। ये बना रेडियल वेस्क्यूलर बंडल। और दूसरी बात, जो सेंट्रल पार्ट होगा, इस पार्ट को क्या कहोगे आप? पिथ। देखो दूसरा डिफरेंस, पहला डिफरेंस याद रखना। पहला डिफरेंस मोनोकोट डाइकोट में ये होगा कि भाई, मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो डिफरेंस, डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट, ये कंक्लूजन वाली बात कि जिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला ये कि डाइकोट रूट के अंदर जाइलम और फ्लोएम कितने होंगे? 2 to 4। यहाँ कहा गया मोनोकोट के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम मिनिमम कितने होंगे? 6, या फिर कहा गया 6 से ज़्यादा होंगे। और इस अरेंजमेंट को या इस कंडीशन को कहा जाता है पॉली आर्च। पॉली आर्च, पॉली आर्च का मतलब आप ये समझना, जाइलम फ्लोएम का नंबर 6 से ज़्यादा होना यहाँ पर, यानी जनरली वहाँ मैक्सिमम 4 होगा, तो पॉली आर्च को ऐसे भी समझा गया कि 4 से ज़्यादा, फिर 5, 6, 7, 8 इतना तक भी देखा जाता है। तो ये जो जाइलम का नंबर होगा, इस नंबर के लिए टर्म यूज़ किया गया पॉली आर्च, पहला डिफरेंस। दूसरा कहा गया डाइकोट रूट के अंदर जो पिथ होगा वो कैसा होगा? स्मॉल, छोटा। मोनोकोट रूट्स के अंदर जो सेंट्रल पार्ट होगा, पिथ होगा, वो कैसा होगा? लार्ज, बड़ा। और पिथ के अंदर सेल्स कौन से होंगे? पेरेन्काइमा सेल। और यहाँ पर जो टिश्यू प्रेजेंट होगा उसको क्या कहोगे? कॉन्जेक्टिव टिश्यू, कॉन्जेक्टिव टिश्यू। मैं इसको बना देता हूँ, ये कंप्लीट जाइलम, ये रहा कंप्लीट जाइलम। और नंबर ज़्यादा इसलिए दिखाया कि पॉली आर्च वाली कंडीशन यहाँ पर होगी, और इसके बीच में जो टिश्यू होगा उसको आप कहोगे कॉन्जेक्टिव टिश्यू। मैं बना नहीं रहा हूँ, बस बता दिया, समझा दिया, कॉन्जेक्टिव टिश्यू। और दूसरी बात, मोनोकोट्स के अंदर पेरीसाइकल से लेटरल रूट का फॉर्मेशन नहीं होगा, लेटरल रूट का फॉर्मेशन नहीं होगा। दूसरी बात,
पेरीसाइकिल से वेस्क्यूलर कैम्बियम का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, क्योंकि मोनोकोट के अंदर कैसा ग्रोथ नहीं होता, सेकेंडरी ग्रोथ। यानी अगर आपसे पूछा जाए मोनोकोट रूट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा, उसका रीज़न क्या होगा? उसका रीज़न ये होगा कि यहाँ पर पेरीसाइकिल के जो सेल्स होंगे वो किसको नहीं बनाएंगे, वेस्क्यूलर कैम्बियम। और जनरली मोनोकोट के अंदर कैसा रूट पढ़ाया गया आपको, फाइब्रस रूट। यानी मोनोकोट्स के अंदर लेटरल रूट्स जनरली मोनोकोट्स के अंदर लेटरल रूट्स नहीं होता, क्योंकि पेरीसाइकिल के जो सेल्स होंगे वो यहाँ पर लेटरल रूट का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। तो डिफरेंस ये हुआ। थर्ड डिफरेंस आप लिख सकते हो कि थर्ड डिफरेंस ये होगा, डाइकोट रूट के अंदर आगे चलकर सेकेंडरी ग्रोथ होगा, मोनोकोट रूट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा। रीज़न ये होगा कि यहाँ पर जो पेरीसाइकिल के सेल्स होंगे वो कैम्बियम का फॉर्मेशन करेंगे, यहाँ पर सेल्स कैम्बियम का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। और अगली बात आप ये लिख सकते हो कि डाइकोट रूट्स के अंदर जो पेरीसाइकिल होगा उस पेरीसाइकिल से क्या क्या बनेगा, लेटरल रूट्स और वेस्क्यूलर कैम्बियम। मोनोकोट्स के अंदर जो पेरीसाइकिल होगा उस पेरीसाइकिल से ना तो लेटरल रूट्स बनेंगी और ना ही वेस्क्यूलर कैम्बियम। इस स्ट्रक्चर को बना लेना और डिफरेंस को याद रखना, इस डिफरेंस पर ही सवाल पूछे जाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। क्या सवाल पूछा? हाँ हाँ, वो असल में थोड़ा मॉडिफाइड रूट है, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए होती है, तो उसके अंदर फूड स्टोर होता है, वो थोड़ी अलग कैटेगरी में आ जाती है। यहाँ उतनी डिटेल कैटेगरी नहीं पढ़ाई जाती कि यहाँ पर जनरल मोनोकोट डाइकोट मॉडिफाइड रूट के स्ट्रक्चर की एनाटॉमी हमारे सिलेबस में नहीं है, ये जनरल है बिना मॉडिफिकेशन वाले। अब मॉडिफिकेशन होता है जैसे बेनियन ट्री के अंदर है ना, कैरेट के अंदर, रेडिश के अंदर और भी प्लांट होते हैं, तो वो मॉडिफाइड रूट्स का जिक्र नहीं किया गया यहाँ पर, आप नॉर्मल रूट समझेंगे जो मोनोकोट्स होते हैं। और मोनोकोट्स का भी मैं बता दूँ, बुक के अंदर ये नाम नहीं दिया गया कि किस मोनोकोट की बात की गई। जैसे मैंने डाइकोट में तो बताया कि सनफ्लावर की बात की गई, उन्होंने टिपिकल लिखा, और उस टिपिकल का मतलब आप ये समझोगे कि ज़्यादातर मोनोकोट्स।
स्ट्रक्चर सब याद रखना भाई, बहुत आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस अगर आपको डायग्राम क्लियर हो आपके दिमाग में तो फिर क्वेश्चंस गलत नहीं होते। एक बार स्ट्रक्चर को बस याद रखना। देखो एक बात और समझो, जो रूट्स होंगी अब वो चाहे मोनोकोट हो या डाइकोट, रूट्स का जनरल काम ये होगा कि सॉइल से एब्जॉर्ब करना किसको, वाटर और मिनरल्स, जो आप पढ़ते हो नॉर्मल फंक्शन। ठीक, अब देखो होगा क्या, थोड़ा सा यहाँ पर वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, उसका जो मैकेनिज़्म होगा उसको बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझ लेंगे, इतना यहीं पर समझ लेंगे कि आगे चलकर वो प्रोसेस समझ आ जाए। देखो जो एपिडर्मिस के सेल्स होंगे या जो एपिब्लेमा होगा, जिसको स्पेसिफिक नाम दिया गया, इन एपिब्लेमा सेल्स के बीच में तो कोई स्पेस नहीं होगा, लेकिन कॉर्टेक्स के सेल्स के बीच में स्पेस होगा। अब ये कहा गया एपिब्लेमा और कॉर्टेक्स के जो सेल्स होंगे वो सेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, मतलब एपिब्लेमा का जो एक सेल होगा और यहाँ पर जो इसके कांटेक्ट में कॉर्टेक्स का जो लेयर होगा, उस लेयर के जो सेल्स होंगे वो एपिब्लेमा के साथ कांटेक्ट में होंगे। कैसे कांटेक्ट में होंगे कि उन दोनों सेल्स का जो प्रोटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म होगा, वो सेल वॉल के गैप के थ्रू एक दूसरे से जुड़ा होगा। उस कनेक्शन को आप क्या कहोगे, प्लाज्मोडेस्मेटा। मतलब ये हुआ कि एपिब्लेमा और कॉर्टेक्स के सेल प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन से जुड़े होंगे। फिर वैसे ही कॉर्टेक्स का जो दूसरा लेयर होगा वो पहले वाले लेयर के साथ जुड़ा होगा, जो थर्ड लेयर होगा वो सेकंड के साथ। मतलब ये हुआ कि यहाँ जितने भी लेयर्स होंगे वो सब लेयर के जो सेल्स होंगे वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होंगे, और जो कॉन्टैक्ट होगा उस कॉन्टैक्ट को नाम दोगे प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक, अब देखो यहाँ पर पानी के अंदर आने का एक प्रोसेस समझाया गया। क्या प्रोसेस समझाया गया कि भाई वाटर मिनरल्स का जो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होगा वो किसके थ्रू होगा, रूट हेयर और दूसरा एपिब्लेमा के सेल्स। बात को समझना, मैं एक स्ट्रक्चर भी बनाऊंगा। कहा गया कि रूट हेयर्स, इनका तो काम ही होता है सरफेस एरिया को बढ़ा देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मिनरल्स आए। रूट हेयर्स और ये सेल्स वाटर मिनरल्स को डायरेक्टली इनटेक करेंगे, इनटेक होगा। अब उसका प्रोसेस जो भी होगा इनटेक करने का, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है जनरली, जो आपने पढ़ा डिफ्यूज़न का प्रोसेस। जब वाटर मिनरल्स यहाँ आ जाएगा तो कहा गया उसमें से, यानी सेल के अंदर जब पानी और मिनरल्स आ जाएगा तो जो एपिडर्मिस के सेल्स में वाटर मिनरल आया, मेन मकसद क्या होगा, वाटर मिनरल्स को किस तक पहुँचाना, जाइलम तक। क्योंकि वाटर मिनरल का जो ट्रांसपोर्ट होगा नीचे वाले पार्ट से ऊपर वाले पार्ट तक वो कौन करेगा, जाइलम। तो इसका मतलब ये हुआ, यहीं पर एक बात समझो कि यहाँ पर जो सॉइल के अंदर या सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में पानी और मिनरल्स होगा उसको पहुँचाना होगा किस तक, जाइलम तक। अब जाइलम डायरेक्टली कांटेक्ट में तो नहीं होगा, अब यहाँ वाले वाटर मिनरल को अगर जाइलम तक पहुँचना होगा तो उसको एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, इन सब सेल्स के थ्रू आते हुए तब यहाँ वो पहुँचेगा, डायरेक्टली तो नहीं पहुंच सकता। तो इसलिए कहा गया उसके यहाँ आने के दो तरीके होंगे। ध्यान से सुनना, तरीके क्या होंगे कि वाटर मिनरल पहले एपिब्लेमा के सेल में आएगा, एपिब्लेमा के सेल के अंदर आने के बाद जो प्लाज्मोडेस्मेटा का कनेक्शन होगा उस कनेक्शन के थ्रू किसके सेल के अंदर पहुंचेगा, कॉर्टेक्स। और फिर इसी तरह से कॉर्टेक्स के जितने भी लेयर्स होंगे प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन से वो एक दूसरे लेयर के सेल्स में पहुंचता जाएगा। जब कॉर्टेक्स के सेल से पानी पास होता हुआ जितनी भी कॉर्टेक्स की लेयर होंगी सबको पास कर देगा, फिर किसके सेल के अंदर जाएगा, एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के बाद पेरीसाइकल, और पेरीसाइकल के बाद किस में एंटर करेगा, जाइलम। वाटर मिनरल का ये जो मूवमेंट होगा, फिलहाल जो मैंने तुम्हें समझाया वो सेल के अंदर अंदर, कि इस वाले सेल के अंदर
और प्लाज्मोडेस्मेटा से कॉर्टेक्स के सेल के अंदर, प्लाज्मोडेस्मेटा से एंडोडर्मिस सेल के अंदर, और प्लाज्मोडेस्मेटा से पेरिसाइकिल, और फिर किसके अंदर जाएगा? ये जो प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू या कहो सेल के अंदर अंदर पानी का मूवमेंट होगा, अभी मैं डायग्राम भी बनाऊंगा, इस मूवमेंट को कहा गया सिम्प्लास्टिक मूवमेंट। क्या कहा गया? सिम्प्लास्टिक मूवमेंट। सिम्प्लास्टिक मूवमेंट का मतलब क्या हुआ कि वाटर और मिनरल, पानी और मिनरल्स का जाइलम तक पहुंचना सेल के अंदर अंदर से, ठीक। और दूसरी बात कही गई कि एपीब्लेमा के सेल के अंदर जो पानी आएगा वो पानी सेल से निकलकर कॉर्टेक्स के जो सेल्स के बीच में क्या प्रेजेंट होगा? इंटरसेलुलर स्पेस। उस इंटरसेलुलर स्पेस में एंटर कर जाएगा। मतलब ये हुआ कि एपीब्लेमा के सेल के पास जो वाटर मिनरल आएगा वो प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू कॉर्टेक्स के पास भी जाएगा और निकलकर बाहर, सेल से बाहर निकलकर कौन से स्पेस में आ जाएगा? इंटरसेलुलर स्पेस। अब वो इंटरसेलुलर स्पेस में जाएगा, चलेगा चलेगा, कॉर्टेक्स तक चला पानी। यानी पानी के चलने के दो रास्ते, वाटर और मिनरल के। एक तो सेल के अंदर अंदर, सेल के अंदर अंदर, सेल के अंदर अंदर वाला जो रास्ता होगा उसको क्या कहोगे? सिम्प्लास्टिक। दूसरा पैसेज बताया गया, दूसरा रास्ता ये बताया गया कि एपीब्लेमा के बाद यहाँ पर मान लो, यहाँ पर कौन सा स्पेस प्रेजेंट होगा? इंटरसेलुलर। अब पानी चलेगा इंटरसेलुलर स्पेस से, ठीक। और जैसे ही इंटरसेलुलर स्पेस में पानी पहुँचेगा तो कहा गया कहाँ आकर रुक जाएगा? एंडोडर्मिस। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि एंडोडर्मिस के सेल के बीच में क्या नहीं होगा? इंटरसेलुलर स्पेस। और दूसरा एक रास्ता तो ये बताया गया कि पानी जो है ना वो इंटरसेलुलर स्पेस से पास होगा, और इंटरसेलुलर स्पेस से पास होते 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 एंडोडर्मिस पर आकर रुक जाएगा, क्योंकि वहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। एक दूसरे तरीके से भी पानी का मूवमेंट होगा, बल्कि तीन तरीके हो गए। एक तो सेल के अंदर अंदर, दूसरा सेल के बीच, और एक और समझाएंगे। जब इंटरसेलुलर स्पेस से वाटर मिनरल जाता हो तो इसको कहा जाता है एपोप्लास्टिक मूवमेंट। एपोप्लास्टिक। अभी फ़िलहाल इसका पूरा प्रोसेस तो नहीं पढ़ा रहे, लेकिन दो बात मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि रूट से जाइलम तक वाटर मिनरल पहुँचने के दो पाथ होंगे, दो रास्ते होंगे, एक सिम्प्लास्टिक और दूसरा एपोप्लास्टिक। सिम्प्लास्टिक के अंदर वाटर मिनरल किसके अंदर से जाएगा? सेल्स। और एपोप्लास्टिक के अंदर किसके बीच से जाएगा? इंटरसेलुलर। इसी बात को भी दिखाते हैं एक डायग्राम से, ताकि बात पूरी समझ आ जाए अच्छे से। ये तो हटा दे पूरा। एपोप्लास्टिक, सिम्प्लास्टिक, ये पाथवे होंगे वाटर मिनरल के। देखो भाई, जो बात मैंने भी समझाई वो कुछ इस तरह से। यहाँ पर एक सेल में बनाता हूँ। कौन सा सेल होगा ये स्ट्रक्चर को क्या कहोगे? रूट हेयर। ये हुआ सेल ऑफ एपिडर्मिस। और दो लेयर बनाने का पर्पज़ ये होगा, जनरली आप समझेंगे बाहर वाला लेयर क्या होगा? सेल वॉल। अंदर वाले लेयर को समझेंगे सेल मेम्ब्रेन। यानी आप समझो कि एक प्लांट सेल, एपिडर्मिस का सेल, ये इसका सेल वॉल और ये इसका सेल मेम्ब्रेन, और यहाँ पर गैप, इस गैप को क्या कहोगे? प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा। ये हुआ एपिडर्मिस।
एक सेल में दिखा रहा हूँ। ये एपिडर्मिस का जो सेल होगा ये किसके सेल के कांटेक्ट में होगा? कॉर्टेक्स। सेकंड लेयर के जो सेल्स होंगे कॉर्टेक्स, उसके कांटेक्ट में होगा। इस सेल को आप कहेंगे सेल ऑफ कॉर्टेक्स, ठीक। और इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये कनेक्शन क्या कहलाएगा? प्लाज्मोडेस्मेटा। ये सब भी प्लाज्मोडेस्मेटा। कॉर्टेक्स के बाद जाहिर है कुछ लेयर होंगी, वो मैं लेयर नहीं बना रहा हूँ, एक एक सेल दिखा रहा हूँ। कॉर्टेक्स के बाद किसका सेल होगा? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस यहाँ कहाँ से आ गया? एंडोडर्मिस। यहाँ पर होगा सेल ऑफ एंडोडर्मिस। इसको मैं लिखूंगा ये एंडोडर्मिस का सेल, एंडोडर्मिस। और इसकी पहचान ये होगी कि इस सेल के अंदर, मैं टेंजेंशियल वॉल वाला दिखाता हूँ, कि इस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? एक मतलब सुबेरिन प्रेजेंट होगा किस फॉर्म में? कैस्पेरियन स्ट्रिप। और एंडोडर्मिस के जो सेल्स होंगे वो किसके सेल के कांटेक्ट में होंगे? पेरीसाइकल। ये स्ट्रक्चर आपको आगे चलकर भी पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स वाले चैप्टर के अंदर आप पढ़ोगे। ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर समझने के लिए प्लांट एनाटॉमी के बारे में पता होना ज़रूरी है, तभी वो आपको समझ आएगा। और ऐसे ही बस एक स्ट्रक्चर बनाया, ये सब कनेक्शंस प्लाज्मोडेस्मेटा, यहाँ पर तो नहीं होगा, ये तो लास्ट सेल। उसके बाद यहाँ मान लो प्रेजेंट होगा कोई एक ऐसे ही मान लो समझने के लिए जाइलम। ये क्या होगा यहाँ पर? जाइलम। अब देखो मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको। ये रहा सेल ऑफ पेरीसाइकल, ठीक। देखो समझाया कुछ इस तरह से गया कि भाई यहाँ मान लो आप सॉयल, वाटर, मिनरल, तो होगा ये कि सॉइल से वाटर मिनरल को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कौन करेगा? रूट हेयर। रूट हेयर जब एब्जॉर्ब कर लेंगे तो कहा गया ये वाटर मिनरल रूट हेयर के जो सेल्स होंगे, यानी एपिडर्मिस के जो सेल्स होंगे, वाटर मिनरल जाएगा एपिडर्मिस के सेल के अंदर। एपिडर्मिस के सेल के अंदर जाने के बाद इसको पहुंचना होगा कॉर्टेक्स के सेल तक, उसके लिए यहाँ होगा प्लाज्मोडेस्मेटा। फिर कॉर्टेक्स के सेल से यही प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू, यानी गैप के थ्रू, किसके सेल में पहुंचेगा? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के जो सेल्स होंगे उन सेल से यही वाटर मिनरल किसके सेल में पहुंचेंगे? पेरीसाइकल। और पेरीसाइकल से किस में एंटर कर जाएंगे? जाइलम। ये जो वाटर मिनरल का अंदर अंदर मूवमेंट हुआ, इस मूवमेंट को क्या कहा जाएगा? सिम्प्लास्ट या सिम्प्लास्टिक मूवमेंट। सिम्प्लास्ट बोल दो, सिम्प्लास्ट या फिर सिम्प्लास्टिक मूवमेंट। पाथवे भी इसको बोला जाता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए सिम्प्लास्टिक मूवमेंट के अंदर वाटर मिनरल का जो मेन ट्रांसफ़र होगा वो किसके थ्रू होगा? प्लाज्मोडेस्मेटा। अब ध्यान से सुनना, अगली इम्पॉर्टेंट बात जो सिखानी थी वो ये कि रूट हेयर से जो वाटर मिनरल आएगा वो वाटर मिनरल सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच जो गैप प्रेजेंट होगा उस गैप से भी जाएगा। यानी वाटर मिनरल का जो मूवमेंट होगा वो यहाँ पर जो मेम्ब्रेन्स के बीच या कहो वॉल्स के बीच जो स्पेस, थोड़ा स्पेस प्रेजेंट होगा उससे भी पास होगा, इस तरह से। और ये जो सेल वॉल के अंदर अंदर वाटर का जो मूवमेंट होगा ये मालूम है सिर्फ कहाँ तक होगा? कॉर्टेक्स। सिर्फ कहाँ तक होगा? कॉर्टेक्स। उसका रीज़न ये होगा कि जैसे ही वो एंडोडर्मिस के सेल वॉल में एंटर करना चाहेगा या सेल वॉल के और सेल मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस होगा उसमें एंटर करना चाहेगा तो उसके लिए बैरियर कौन बन जाएगा? सुबेरिन।
तो एक मूवमेंट तो हुआ साइटोप्लाज्म के अंदर अंदर, और दूसरा मूवमेंट हुआ सेल वॉल के स्पेस से, सेल वॉल के बीच जो स्पेस प्रेजेंट होगा उससे मूवमेंट। और कहा गया एक मूवमेंट होगा जो सेल्स के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, इंटरसेलुलर स्पेस। लेकिन वो सिर्फ कहाँ पर प्रेजेंट होगा, कॉर्टेक्स। वो सिर्फ कहाँ पर प्रेजेंट होगा, कॉर्टेक्स, क्योंकि यहाँ पर नहीं होगा इंटरसेलुलर स्पेस, ना यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस होगा। तो जनरली कहा गया ये जो इंटरसेलुलर स्पेस और सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के बीच से जो पानी का मूवमेंट होगा, इस पाथवे को आप क्या कहोगे, एपोप्लास्टिक मूवमेंट। समझ रहे हो क्या समझाना चाह रहा हूँ? बस दो पैसेज या दो टाइप के मूवमेंट आपको समझाना चाह रहे हैं, एक सिम्प्लास्टिक एक एपोप्लास्टिक। सिम्प्लास्टिक अंदर से और एपोप्लास्टिक स्पेस के बीच और सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के बीच जो जगह होगी उसके अंदर। लेकिन ये कहाँ पर आकर रुक जाएगा, एंडोडर्मिस, उससे पहले होगा। बस समझो जो कॉर्टेक्स की जो लेयर होगी, उस कॉर्टेक्स की लेयर से या उसके बीच में जो स्पेस होगा, उस स्पेस के अंदर अंदर वाटर मूवमेंट का यानी वाटर और मिनरल्स का मूवमेंट होगा। फिर जो पेरीसाइकिल के सेल्स होंगे, उन सेल्स के बीच जो थोड़ा स्पेस होगा उससे भी होगा मूवमेंट। तो आप इस स्ट्रक्चर को बना लेना, ये वाला स्पेस वाला जो मूवमेंट एपोप्लास्टिक, अंदर वाला जो मूवमेंट सिम्प्लास्टिक। अभी एपोप्लास्टिक सिम्प्लास्टिक की डिटेल नहीं पढ़ा रहे हैं, आप इस पर ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। बस अभी दो टर्म को इंट्रोड्यूस कर लो, उससे बेनिफिट ये होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि जो हमने एनाटॉमी पढ़ा इसका आगे चलकर एक इम्पॉर्टेंस होगा। सिर्फ बात यही ख़त्म नहीं हुई एपोप्लास्टिक सिम्प्लास्टिक की, अभी तो बस आप दो टर्म सीख लो, बस दो टर्म। एपोप्लास्टिक सिम्प्लास्टिक सेपरेट पढ़ाएंगे, और अगर अभी पढ़ाया तो फिर एनाटॉमी छूट जाएगी। इसलिए बस दो टर्म याद रख लो, कुछ भी याद ना रहे, सिम्प्लास्टिक एपोप्लास्टिक या सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट, बस इतना याद रख लो भी। हाँ, मतलब गैप जंक्शन जनरली होता है सेल मेम्ब्रेन के बीच, यहाँ सेल वॉल आ गया इसलिए इसको गैप जंक्शन नहीं कहा जाता, बस कहा जाता है दो सेल्स, प्लांट सेल जनरली जब उनका प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म कनेक्ट हो, वो प्लाज्मोडेस्मेटा। जंक्शन बनता है मेम्ब्रेन्स के जुड़ने से, गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन, है ना। जो तीन टाइप के जंक्शंस पढ़ाए थे उसमें सिर्फ मेम्ब्रेन आती है, उसमें वॉल नहीं आती, इसलिए यहाँ इसको हम सेल जंक्शन नहीं कहेंगे। जल्दी से बना लो बस, और बनवाने का मकसद ये ताकि दो टर्म आपके दिमाग में आ जाएं, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। कि जो हमने पढ़ा ये इसका एनाटॉमी का, इसका आगे चलकर टॉपिक्स को समझने में फ़ायदा होगा। एपिडर्मिस कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस पेरीसाइकल और वेस्क्यूलर बंडल। थोड़ा जल्दी से बना लो। एपोप्लास्टिक मूवमेंट, बस इतना लिख लेना, थ्रू इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस, और दूसरा स्पेस बिटवीन द वॉल, स्पेस बिटवीन द वॉल्स।
चलो एक क्वेश्चन बस पूछ लेते हैं ऐसे ही, थोड़ा सोच कर बताना। ज़्यादा ट्रांसपोर्ट मतलब ज़्यादा डिस्टेंस या मेन ट्रांसपोर्ट कह रहे हैं कि भाई यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ यहाँ तक आया, ठीक है। तो मेन जो ट्रांसपोर्ट होगा अगर हम बात करें वो एपोप्लास्टिक मूवमेंट से होगा या सिम्प्लास्टिक होगा? किससे होगा? सिम्प्लास्टिक। रीज़न क्या होगा उसका? चलो अभी छोड़ो, बाद में बताएंगे उसको, उसमें वरना फिर और 2-3 चीज़ें समझानी पड़ेंगी, बाद में ही बताएंगे। आंसर को एक्सप्लेन करने के लिए एक्स्ट्रा चीज़ें बतानी पड़ जाएंगी यहाँ पर। हटा दें इसको, चलो हेडिंग डालना एनाटॉमी ऑफ डाइकोट स्टेम। वही ट्रांसवर्स सेक्शन, हॉरिजॉन्टल। रूट हुआ ख़त्म भाई, रूट का एनाटॉमी ख़त्म हुआ। अब लिखना एनाटॉमी ऑफ डाइकोट स्टेम, एनाटॉमी ऑफ डाइकोट स्टेम। यानी हमारे पास कोई एक डाइकोट स्टेम और उस डाइकोट स्टेम का हमने लिया ट्रांसवर्स सेक्शन। तो देखो हेडिंग डालना एनाटॉमी ऑफ डाइकोट स्टेम, है ना। रूट वाला पार्ट खत्म कर लिया, अब हम देखेंगे डाइकोट स्टेम का एनाटॉमी। और डाइकोट स्टेम के अंदर जनरली जैसे डाइकोट रूट के अंदर हमने पढ़ा सनफ्लावर का एनाटॉमी, वैसे ही डाइकोट स्टेम के अंदर भी यहाँ पर सनफ्लावर का ही एनाटॉमी बताया गया, सनफ्लावर का स्टेम। और उसका ट्रांसवर्स सेक्शन हमें पढ़ना होगा। ट्रांसवर्स का मतलब हॉरिजॉन्टल सेक्शन, यानी जो हमारे पास डाइकोट स्टेम होगा उसको हम हॉरिजॉन्टली कट करेंगे, उसी को कहा ट्रांसवर्स सेक्शन। जैसे हमने पढ़ा किसके अंदर, रूट के अंदर। अब वही जब एक डाइकोट स्टेम को आप स्टडी करोगे तो स्टडी करने का तरीका वही होगा, बाहर से अंदर की तरफ। यानी हमें ये देखना होगा कि एक डाइकोट स्टेम के अंदर बाहर से अंदर की तरफ या कहो बाहर से सेंटर की तरफ कितने टाइप के टिश्यू होंगे, उन टिश्यू का अरेंजमेंट क्या होगा। अब वही सबसे बाहर वाली कवरिंग, चाहे आप रूट पढ़ो, स्टेम पढ़ो या लीफ पढ़ो, तो आउटर मोस्ट कवरिंग को आप कहोगे एपिडर्मिस। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, डायग्राम पहले मैं बना देता हूँ, आप ध्यान से देखना, उसके बाद लिखना। तो मैं डाइकोट स्टेम का जो सबसे बाहर वाला कवरिंग होगा, आउटर मोस्ट कवरिंग, पहले उसको बना देता हूँ। ये रहा मेरे पास आउटर मोस्ट कवरिंग, और आप इस आउटर मोस्ट कवरिंग को क्या नाम दोगे, एपिडर्मिस। जैसे रूट की आउटर मोस्ट कवरिंग को कहा था हमने एपिब्लेमा, इसको सिंपली आप कहोगे एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, इसका एस सच कोई नाम नहीं होगा अलग से, बस सिंपली इसको आप कहोगे एपिडर्मिस। ये इसके जो होंगे वो सेल्स होंगे, एपिडर्मिस के सेल्स। यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ एपिडर्मिस के सेल्स। और एक दूसरी बात ये, जैसे रूट के अंदर आपने पढ़ा रूट हेयर्स होंगे, वैसे ही स्टेम के अंदर क्या होंगे, स्टेम हेयर। इन्हीं स्टेम हेयर को नाम दिया गया था ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स, ये रहे ट्राइकोम्स। और एक डिफरेंस याद रखना, रूट हेयर यूनिसेलुलर और ट्राइकोम्स होंगे मल्टीसेलुलर। यानी ये हुआ मेरे पास आउटर मोस्ट कवरिंग। क्या इस आउटर मोस्ट कवरिंग के ऊपर क्यूटिकल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि आपको पढ़ाया गया कि भाई स्टेम और लीफ का जो एपिडर्मिस होगा उसके ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट होगा। तो हम कहेंगे एपिडर्मिस के ऊपर किसका लेयर होगा, क्यूटिकल का लेयर होगा। ये मैं बना रहा हूँ क्यूटिकल।
और अगर मैं ये सवाल पूछूं आपसे क्यूटिकल का काम क्या होगा, तो आप कहोगे क्यूटिकल का काम होगा प्रिवेंट करना वाटर लॉस। दूसरी बात वही जैसे हमने लिखा रूट के अंदर एपिडर्मिस कितना लेयर होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, सिंगल लेयर। एपिडर्मिस इज अ सिंगल लेयर। दूसरा, अगर मैं आपसे मालूम करूं क्या एपिडर्मिस के सेल में कोई सेल्स के बीच में कोई जगह होगी, इंटरसेलुलर स्पेस होगा, तो आपका आंसर होगा नहीं। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि भाई इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पर क्या होगा, एब्सेंट। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो डाइकोट स्टेम का एपिडर्मिस होगा, इस एपिडर्मिस में प्रेजेंट होंगे कुछ स्टोमेटा, फ्यू स्टोमेटा। मतलब ये हुआ कि जो डाइकोट स्टेम का आउटर मोस्ट कवरिंग होगा, उस आउटर मोस्ट कवरिंग के जो एपिडर्मल सेल्स होंगे, उन्हीं सेल्स के बीच में प्रेजेंट होंगे कुछ स्टोमेटा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे मालूम करता हूँ कि जो डाइकोट स्टेम का स्टोमेटा होगा, उसका शेप क्या होगा यहाँ पर, तो आप आंसर दोगे कि भाई उसका शेप होगा बीन शेप या किडनी शेप, बीन या फिर किडनी शेप, गार्ड सेल्स। यानी डाइकोट स्टेम में जो कुछ स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, उसके जो गार्ड सेल्स होंगे, उनका होगा बीन या फिर किडनी शेप। ठीक है, ये हुआ आउटर मोस्ट कवरिंग। यानी एपिडर्मिस से रिलेटेड हम कितनी बातें याद रखेंगे कि एपिडर्मिस सिंगल लेयर होगा, वो तो सब जगह ही होगा। उसके ऊपर क्यूटिकल का लेयर होगा, मैं नाम लिख देता हूँ, उसके बाद लिख देना, पहले आप देख लो, ये रहा हमारा क्यूटिकल। यहाँ पर भी होगा, ट्राइकोन्स के ऊपर भी होगा क्यूटिकल, और एपिडर्मिस में कुछ स्टोमेटा होंगे। अब आप याद करो, क्या याद करो, जब आपको सिंपल परमानेंट टिश्यू मैंने पढ़ाया, तो उसके अंदर पैरेन्काइमा के बाद आपको बताया कॉलेनकाइमा, बताया था, बिल्कुल बताया था। और कॉलेनकाइमा को मैंने ये कहा कि कॉलेनकाइमा प्रेजेंट होगा डाइकोट प्लांट्स के अंदर। और अगर आपके याद हो तो वहाँ मैंने क्या बताया कि कॉलेनकाइमा प्रेजेंट होगा एपिडर्मिस के नीचे वाला जो लेयर होगा, जिसका नाम होगा हाइपोडर्मिस। हाइपो का मतलब बिलो, नीचे, डर्मिस का मतलब लेयर। जो एपिडर्मिस के नीचे लेयर होगा उसको क्या कहोगे, हाइपोडर्मिस। ठीक, और वहीं पर बताया पुरानी बात जो बता चुका कि कॉलेनकाइमा के जो सेल्स होंगे, उन सेल्स के जो कॉर्नर होंगे वो कैसे होंगे, थिक होंगे। थिक होने का रीजन ये होगा कि उन सेल्स के कॉर्नर पर डिपॉजिट होगा सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन। और दूसरी बात ये कि इन सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगा, एब्सेंट। ये सब हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पर उसके अप्लाई करेंगे और बताया भी था। तो होगा क्या कि एपिडर्मिस के बाद कुछ लेयर प्रेजेंट होंगी, कुछ लेयर, 2 से 3 लेयर प्रेजेंट होंगी। एपिडर्मिस किस टिश्यू से बना होगा, पैरेन्काइमा, इसका नेचर होगा पैरेन्काइमेटस। एपिडर्मिस के बाद जो 2 से 3 लेयर होंगी, इन लेयर को आप कहोगे हाइपोडर्मिस। मैं सेल्स नहीं बना रहा हूँ भाई, उसकी जरूरत भी नहीं, बस आपको तो याद रखना है सीक्वेंस और सेल से रिलेटेड बात है। तो यहाँ पर जो हाइपोडर्मिस होगा, ये हाइपोडर्मिस किससे बना होगा, हाइपोडर्मिस बना होगा कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा। ठीक, कितना हुआ हमारा हाइपोडर्मिस एपिडर्मिस के लिए। ठीक, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ये तो पहले पढ़ा चुके थे हम, ऐसे बताया रिवीजन के तौर पर। कुछ पॉइंट लिख दूँ वही पहले, कंपैरिजन वाले पॉइंट वो होंगे कि हाइपोडर्मिस कितना लेयर होगा, तो आप लिख दोगे फ्यू लेयर, मतलब सिंगल तो नहीं होगा, 2-3 लेयर कम से कम होंगी। और दूसरा पॉइंट आप कंपेयर वाला लिखोगे कि हाइपोडर्मिस में जो स्क्लेरेन्काइमा सेल्स होंगे, यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगा, एब्सेंट होगा, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट। तो पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा। रूट्स की अगर बात करोगे तो एपिडर्मिस के बाद जो लेयर था, कॉर्टेक्स का जो लेयर थे कुछ, वो सिर्फ किससे बने हुए थे, पैरेन्काइमा। और यहाँ पर क्या होगा, कॉलेनकाइमा। अब एक और पॉइंट बताएंगे, तो ये हुआ हाइपोडर्मिस। अब हाइपोडर्मिस के बाद कुछ लेयर प्रेजेंट होंगी, कुछ लेयर प्रेजेंट होंगी, बाद में लिख देना, पहले सुन लो। कुछ लेयर प्रेजेंट होंगी और उनको जनरल कहा गया layers of parenchymatous cell,
लेयर्स ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल, मतलब ये हुआ कि पेरेन्काइमा के सेल से बनी हुई या पेरेन्काइमा के सेल की कुछ लेयर्स होंगी हाइपोडर्मिस के नीचे, कोलेनकाइमा के नीचे, यानी कोलेनकाइमा के जो सेल्स होंगे उनके लेयर्स के बाद कुछ पेरेन्काइमा के सेल्स की लेयर होंगी, फ्यू लेयर। और जनरली जैसे इसको नाम दिया हाइपोडर्मिस, उसको नाम दिया एपिडर्मिस। जो यहाँ पर लेयर्स होंगी पेरेन्काइमेटस सेल्स की, उनको कहा जाता है जनरल कॉर्टेक्स। जनरल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स नहीं सिर्फ जनरल कॉर्टेक्स, ज्यादा बेहतर होगा याद रखना लेयर्स ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल। ठीक है, हम सेल्स नहीं बना रहे, कोई जरूरत नहीं है, अलग ही वे में पढ़ा रहे हैं ताकि आपको याद रहे बात। और आप लिखोगे कि इसका भी फ्यू लेयर होगा, 5 से 6 लेयर होंगी, सेवरल लेयर्स हम लिख सकते हैं, कुछ लेयर्स होंगी। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगा, एब्सेंट होगा, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट। तो कितनी बात हुई, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस और उसके बाद जनरल कॉर्टेक्स या फिर फ्यू लेयर ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल। इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट सॉरी यहाँ पर होगा प्रेजेंट, यहाँ पर प्रेजेंट होगा, पेरेन्काइमेटस जो सेल्स होंगे यहाँ पर स्पेस होगा, है ना। समझा रहे हैं ना तभी, बस वो तो आपको स्ट्रक्चर ही देखना है कैसे होगा, पहले समझ लेना फिर बना लेना। इसको मैं हटा दे रहा हूँ। पेरेन्काइमेटस सेल के बाद यहाँ पर प्रेजेंट होगा कुछ एक दूसरा लेयर, पहले मैं नाम लिखता हूँ, लेयर का नाम लिखता हूँ। लेयर कुछ इस फॉर्म में प्रेजेंट होगा। पेरेन्काइमा के बाद जो यहाँ पर लेयर प्रेजेंट होंगी, जनरली इसको सिंगल लेयर होगा एक। पेरेन्काइमा के बाद कुछ पेरेन्काइमा की सेल्स के लेयर के बाद एक सिंगल लेयर यहाँ पर प्रेजेंट होगा, सिंगल लेयर, एक सेल का लेयर होगा। और वो जो सेल्स होंगे उन सेल्स के बीच इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होगा, और ये पेरेन्काइमा ही सेल्स होंगे। इस लेयर को नाम दिया जाएगा एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस। जैसे आप पढ़े थे रूट के अंदर इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, एंडो मींस इनसाइड, डर्मिस वही लेयर, तो यहाँ पर एक सिंगल लेयर होगा। एंडोडर्मिस जनरली सिंगल लेयर होता है, तो सिंगल, फ्यू, सेवरल, और यहाँ पर भी सिंगल लेयर। और इंटरसेलुलर स्पेस एंडोडर्मिस के जो सेल्स होंगे यहाँ पर एब्सेंट होगा। और एक इम्पोर्टेंट बात ये कि जैसे भाई आपने रूट के अंदर क्या पढ़ा, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स होगा, कॉर्टेक्स। यहाँ पर भी एपिडर्मिस के बाद ये पार्ट एंडोडर्मिस का कॉर्टेक्स ही कहलाएगा। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि डाइकोट स्टेम के अंदर कॉर्टेक्स को 3 अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया गया। कॉर्टेक्स यानी हाइपोडर्मिस, लेयर्स ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स और एंडोडर्मिस, इन तीनों जोन्स को एक साथ कहा जाएगा कॉर्टेक्स ऑफ डाइकोट स्टेम। यानी कॉर्टेक्स ऑफ डाइकोट स्टेम के अंदर कितने जोन होंगे, कितने अलग अलग रीजन होंगे, 3 जोन। हाइपोडर्मिस, कोलेनकाइमा से, पेरेन्काइमा के कुछ लेयर, और एंडोडर्मिस। अब जैसे रूट के अंदर आपने पढ़ा एंडोडर्मिस, पढ़ा बिल्कुल, और उसी के अंदर आपने ये जाना कि रूट का जो एंडोडर्मिस होगा उसमें प्रेजेंट होगा कैस्पेरियन स्ट्रिप, अभी देखा थोड़ी देर पहले। इसी तरह एक स्पेशल पॉइंट होगा डाइकोट स्टेम के एंडोडर्मिस से रिलेटेड। वो पॉइंट ये होगा कि डाइकोट स्टेम में जो एंडोडर्मिस होगा, इस एंडोडर्मिस के सेल के अंदर स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट होंगे, स्टार्च ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। स्टार्च ग्रेन्यूल, एसजी का मतलब स्टार्च ग्रेन्यूल, स्टार्च ग्रेन्यूल, स्टार्च ग्रेन्यूल। मतलब ये हुआ कि एंडोडर्मिस के एक सेल के अंदर स्टार्च ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में डिपॉजिट होगा। यानी रूट के अंदर तो एंडोडर्मिस इम्परमिएबल टू वाटर था, पानी को अंदर एंटर होने नहीं देगा, लेकिन यहाँ पर एंडोडर्मिस एक स्टोरेज लेयर की तरह काम करेगा। और एसडी का मतलब स्टार्च ग्रेन्यूल्स,
एसजी का मतलब स्टार्च ग्रेन्यूल्स, मतलब डाइकोट स्टेम का जो एंडोडर्मिस होगा उसमें स्टार्च ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। इसी वजह से एंडोडर्मिस को कहा जाता है स्टार्च शीट। स्टार्च शीट एक ऐसा शीट, एक ऐसा लेयर जिसके अंदर स्टार्च स्टोर होगा। आपसे पूछा जाए स्टार्च शीट आपको किसमें नजर आएगा, तो आप कहोगे डाइकोट स्टेम। स्टार्च शीट किसका दूसरा नाम होगा, तो आपका आंसर होगा एंडोडर्मिस। तो बहरहाल वही एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स, लेकिन तीन अलग अलग रीजन्स, हाइपोडर्मिस, पैरेन्काइमा, कुछ लेयर ऑफ पैरेन्काइमा, यहाँ भी पैरेन्काइमा, यहाँ पर भी पैरेन्काइमा। लेकिन डिफरेंस ये होगा कि जो यहाँ वाले पैरेन्काइमा होंगे वो स्टोरेज वाले नहीं होंगे और उसमें सेल्स के बीच में जगह होगी, लेकिन यहाँ जो पैरेन्काइमा होगा वो स्टोरेज वाला होगा और उसमें इंटरसेल्युलर स्पेस एब्सेंट होगा। इतनी बात में कोई दिक्कत? ठीक। अब सुन, एक साथ लिख देना बाद में। वो पॉइंट ये कि एंडोडर्मिस के बाद यहाँ प्रेजेंट होगा कुछ सेल्स का लेयर। अभी उस लेयर का पहले मैं नाम लिखता हूँ, फिर धीरे धीरे उसके बारे में फैक्ट बताऊंगा। एंडोडर्मिस के बाद जो सेल्स का लेयर होगा, जैसे आपने पढ़ा था रूट के अंदर, एंडोडर्मिस के बाद क्या प्रेजेंट होगा, पेरीसाइकल। और आपने पढ़ा डाइकोट, रूट के अंदर पेरीसाइकल से लेटरल रूट का फॉर्मेशन होगा। और याद रखना पेरीसाइकल से लेटरल रूट कभी कभी मोनोकोट रूट के अंदर भी बन जाती है, लेकिन कभी कभी, और डाइकोट में इससे कैम्बियम का फॉर्मेशन भी होगा, वो बात तो भी हमने पहले की। अब यहाँ पर जो पेरीसाइकल होगा वो थोड़ा स्पेशल फीचर वाला हो, क्योंकि यहाँ पर पेरीसाइकल बना होगा स्क्लेरेन्काइमा से। आप अगर बहुत ध्यान से बात समझो तो डाइकोट रूट के साथ कंपेयर करो, भाई वहाँ का एपिडर्मिस पैरेन्काइमा, कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा, एंडोडर्मिस पैरेन्काइमा, पेरीसाइकल पैरेन्काइमा। यहाँ देखो इंपॉर्टेंट बात, पैरेन्काइमा भी आ गया, कॉलेन्काइमा भी, स्क्लेरेन्काइमा। यही इंपॉर्टेंट बात कि यार तीनों टाइप के परमानेंट टिश्यू आ गए। इसलिए याद रखना भी जरूरी कि किस लेयर में किस टाइप का टिश्यू प्रेजेंट होगा। हाइपोडर्मिस में कॉलेन्काइमा और पेरीसाइकल में स्क्लेरेन्काइमा होगा। पेरीसाइकल से रिलेटेड अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताएंगे। अब जैसे वहाँ पेरीसाइकल के बाद था वेस्क्यूलर बंडल, सेम वैसे ही डाइकोट स्टेम के अंदर भी पेरीसाइकल के बाद होगा वेस्क्यूलर बंडल। अब मैंने आपको भी जब रूट पढ़ाया तो उसके अंदर ये बताया कि रूट्स के अंदर जो वेस्क्यूलर बंडल होंगे वो कैसे होंगे, रेडियल वाले होंगे। रेडियल का क्या मतलब था कि जाइलम फ्लोएम डिफरेंट रेडियाई पर प्रेजेंट होंगे, अल्टरनेट होंगे। लेकिन याद करो स्टेम के अंदर जब कल वाले लेक्चर में हमने वेस्क्यूलर बंडल पढ़ाया तो ये कहा कि स्टेम के अंदर वेस्क्यूलर बंडल होगा कॉन्जॉइंट, और हम तो बात कर रहे हैं डाइकोट स्टेम की। अगर याद हो तो डाइकोट स्टेम के अंदर हमने पढ़ा था कॉन्जॉइंट ओपन, और दोनों का मतलब बताया। ओपन का मतलब ये हुआ कि कैम्बियम होगा, और कॉन्जॉइंट का मतलब ये हुआ कि वहां पर प्रेजेंट होगा जाइलम फ्लोएम एक साथ। अब मैं उसको बनाता हूँ। दूसरी बात जो पहले पढ़ी वो ये कि स्टेम के अंदर मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम का जो अरेंजमेंट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ, मेटाजाइलम पेरिफेरी की तरफ। और अगर इस तरह से अरेंज हो, प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ, मेटाजाइलम बाहर की तरफ, प्रोटोजाइलम का मतलब पहले बनने वाला जाइलम, मेटाजाइलम का मतलब बाद में बनने वाला जाइलम। अगर अरेंजमेंट ये हो कि पहले बनने वाला सेंटर की तरफ, बाद में बनने वाला पेरिफेरी की तरफ, तो उसको क्या कहते थे, एंडार्च। इसी बात को हम समझे। और अगर कॉन्जॉइंट में याद हो तो पहले फ्लोएम बनाया था, फिर जाइलम। अब यहाँ देखो वेस्क्यूलर बंडल समझना बहुत जरूरी। वो इस तरह कि पेरीसाइकल के बाद वेस्क्यूलर बंडल इस तरह से होंगे, एक फ्लोएम प्रेजेंट होगा, फ्लोएम बाहर की तरफ होगा, कल भी दिखाया था कॉन्जॉइंट के अंदर। फ्लोएम के बाद यहाँ प्रेजेंट होगा कैम्बियम, सेकेंडरी मेरिस्टेम, और कैम्बियम के बाद यहाँ प्रेजेंट होगा पेरिफेरी पर मेटाजाइलम, सेंटर की तरफ प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम को आप जाइलम मानोगे, प्राइमरी जाइलम, ये हुआ फ्लोएम कैम्बियम। ये कंप्लीट बन गया हमारे पास कॉन्जॉइंट ओपन वेस्क्यूलर बंडल।
कॉन्जॉइंट क्यों कहोगे? क्योंकि जाइलम फ्लोएम एक साथ, जाइलम फ्लोएम। ओपन क्यों कहोगे? क्योंकि इसमें कैम्बियम। और मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम का अरेंजमेंट कैसा होगा? एंडार्च, पहले बनने वाला अंदर की तरफ, बाद में बनने वाला बाहर की तरफ। ये एक वेस्क्यूलर बंडल हुआ। ऐसे ही मैं दूसरा वेस्क्यूलर बंडल बनाऊंगा, 2-3 बना लो। एक फ्लोएम, फ्लोएम के बाद प्रेजेंट होगा कैम्बियम, कैम्बियम के बाद मेटाजाइलम, और मेटाजाइलम के बाद प्रोटोजाइलम। ये बना दूसरा वेस्क्यूलर बंडल, कंप्लीट वेस्क्यूलर बंडल। ऐसे में एक और बनाता हूँ, ये फ्लोएम, फ्लोएम के बाद क्या होगा भाई? कैम्बियम, कैम्बियम के बाद प्रेजेंट होगा मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम। ये बन गया एक वेस्क्यूलर बंडल। 3 वेस्क्यूलर बंडल मैंने यहाँ बना दी, और तीनों कॉन्जॉइंट ओपन, कॉन्जॉइंट ओपन। एक और बना देता हूँ ताकि याद रहे। अब आप बताओ, P फ्लोएम, C कैम्बियम, उसके बाद मेटाजाइलम, उसके बाद प्रोटोजाइलम, और ये बना वेस्क्यूलर बंडल। अब जो सेंट्रल पार्ट होगा आप उसको क्या कहोगे? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि आसानी रहे समझने में। जो सेंट्रल पार्ट होगा उस पार्ट को कहोगे पिथ, उस पार्ट को कहोगे पिथ। यहाँ पर पेरेन्काइमा के सेल्स होंगे, तो भाई बाहर था एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कुछ लेयर ऑफ पेरेन्काइमा, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, उसके बाद वेस्क्यूलर बंडल। अब यही वेस्क्यूलर बंडल जरा आप सोचना, अगर मैं इस तरह से चारों तरफ बना दूं तो वेस्क्यूलर बंडल्स जो होंगे, अगर उन सब वेस्क्यूलर बंडल को मैं जोड़ना चाहूँ तो कहा गया वो एक रिंग की फॉर्म में जुड़ जाएंगे। अगर सबको ज्वाइन कर दूं, जोड़ दूं, तो एक कंप्लीट रिंग बन जाएगा। और इसी पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, मतलब ये हुआ एक वेस्क्यूलर बंडल, दूसरा वेस्क्यूलर बंडल, तीसरा, तो वेस्क्यूलर बंडल जो प्रेजेंट होंगे वो एक रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। इसलिए कहा गया रिंग अरेंजमेंट ऑफ वेस्क्यूलर बंडल, रिंग अरेंजमेंट ऑफ वेस्क्यूलर बंडल, मतलब वेस्क्यूलर बंडल का अरेंज होना रिंग की फॉर्म में। रिंग अरेंजमेंट ऑफ वेस्क्यूलर बंडल वो क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकोट स्टेम, के वेस्क्यूलर बंडल का रिंग की फॉर्म में अरेंज होना, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक होगा? डाइकोट स्टेम। भाई डाइकोट स्टेम तो बहुत ध्यान से इसलिए मैं कह रहा हूँ सबसे बाद में बनाना, वो इसलिए कि हाइपोडर्मिस कॉलेनकाइमा से, पेरिसाइकल स्क्लेरेनकाइमा से, वेस्क्यूलर बंडल, कॉन्जॉइंट ओपन, एंडार्च जाइलम अरेंजमेंट, और दूसरा ये रिंग अरेंजमेंट ऑफ वेस्क्यूलर बंडल। एक और पढ़ाया था कैरेक्टरिस्टिक वाला सवाल, वो ये प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, है ना? इसी तरह ये कैरेक्टरिस्टिक वाली बात। अब रूट के अंदर हमने क्या पढ़ा था? यहाँ तो एक कंप्लीट वेस्क्यूलर बंडल, रूट में ये पढ़ा कि जाइलम फ्लोएम, उसके बीच में जो पेरेन्काइमा होंगे उसको क्या, जो जाइलम फ्लोएम के बीच में जो पेरेन्काइमा के सेल्स होंगे उनको कहा था कॉन्जेक्टिव टिश्यू। कॉन्जेक्टिव टिश्यू का मतलब वो पेरेन्काइमा सेल जो जाइलम फ्लोएम के बीच में हो। सेम वैसे ही यहाँ पर वेस्क्यूलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट होगा स्पेस, तो जाहिर है यहाँ भी कोई ना कोई सेल्स प्रेजेंट होंगे। तो कहा गया कि अगर हम वेस्क्यूलर बंडल को सोचें रिंग की फॉर्म में, तो वेस्क्यूलर बंडल्स के बीच में जो स्पेस होगा, जो जगह होगी, यहाँ पर रेडियली अरेंज होंगे। यानी अगर आप एक सेंटर मान लो तो रेडियली अरेंज होंगे, ऐसे नहीं रैंडमली अरेंजमेंट नहीं होगा। जो वेस्क्यूलर बंडल होंगे वो भी रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, और यहाँ पर कुछ पेरेन्काइमा के सेल्स रेडियली अरेंज होंगे, रेडियली। यानी अगर आप यहाँ सेंटर मान लो तो आपको लगेगा कि वो एक रेडियाई के अलोंग प्रेजेंट होंगे। और वेस्क्यूलर बंडल, ध्यान से सुनना, वेस्क्यूलर बंडल के बीच में जो पेरेन्काइमा के सेल्स होंगे उनको कहा जाता है मेड्यूलरी रेज। ये सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर काम आएगा। एम का मतलब मेड्यूलरी रेज। जैसे वहां लिखे पेरेन्काइमा सेल प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम इज नोन एज कॉन्जेक्टिव टिश्यू। डाइकोट स्टेम के अंदर वो पेरेन्काइमा सेल जो वेस्क्यूलर बंडल के बीच में हो उसका नाम मेड्यूलरी रेज। तो चाहो तो मैं साइड में लिख देता हूँ, एमआर का मतलब हुआ मेड्यूलरी
रेज, मेड्यूलरी रेज। और मेड्यूलरी रेज का मतलब क्या हुआ? पेरेन्काइमेटस सेल प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। पेरेन्काइमेटस सेल, सॉरी जाइलम एंड फ्लोएम बोला, वेस्कुलर बंडल। पेरेन्काइमेटस सेल प्रेजेंट बिटवीन वेस्कुलर बंडल, प्रेजेंट बिटवीन वेस्कुलर बंडल। और कैसे होंगे याद रखना, रेडियल। सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर आपको फिर से सुनने को मिलेगा मेड्यूलरी रेज। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पेरिसाइकल से रिलेटेड वो पॉइंट ये, पहले टर्म मैं बताता हूँ आपको। एक टर्म आप सुने होंगे सेमीलुनर, सेमीलुनर या सेमीलुनार, सेमीलुनर या सेमीलुनर। जैसे आप हार्ट के अंदर पढ़ते हो सेमीलुनर बाल है ना, ट्राइकस्पिड बाल, बाइकस्पिड बाल, वैसे ही एक टर्म सेमीलुनर। इसका मतलब बताएगा कोई? इसका मतलब होगा हाफ मून लाइट, हाफ मून, आधा मून। क्रीसेंट भी बोला जाता है, क्रीसेंट, जैसे स्टोमेटा का शेप होता है। अब इसका पेरिसाइकल से रिलेशन वो ये कहा गया कि आप समझो कि आपके पास डाइकोट स्टेम, उसमें रेडियली अरेंज होंगे, बाहर से अंदर की तरफ सोचो। मान लो एक वेस्कुलर बंडल, ये वेस्कुलर बंडल, तो वेस्कुलर बंडल में ये क्या होगा? फ्लोएम, उसके बाद कैम्बियम, उसके बाद मेटाजाइलम, उसके बाद प्रोटोजाइलम। तो जो यहाँ पर फ्लोएम प्रेजेंट होगा, कहा इस फ्लोएम के ऊपर अब जो हमारे वेस्कुलर बंडल होंगे वो इस तरह से होंगे, एक वेस्कुलर बंडल, दूसरा वेस्कुलर बंडल, तीसरा वेस्कुलर बंडल, यानी जो वेस्कुलर बंडल होंगे वो रिंग की फॉर्म में अरेंज होंगे। उस वेस्कुलर बंडल में जो फ्लोएम होगा उसके ऊपर पैचेस की फॉर्म में, पैचेस का मतलब छोटे छोटे टुकड़े, पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होगा पेरिसाइकल। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मैं इसको इसके नीचे तो नहीं बना सकता कि फ्लोएम को इसके अंदर दिखा दूं, लेकिन हाँ बना भी सकते हैं, अगर चाहो तो थोड़ा ऊपर लेके आ जाओ, बना भी सकते हैं, इतना बड़ा इशू नहीं, ताकि याद रहे। और जब बनाओ तो इस पॉइंट को याद रखना कि भाई जो पेरिसाइकल होगा, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ये तो यहाँ लिख ही दिया, इस पॉइंट को हटा दे रहा हूँ, इस पॉइंट को हटाता हूँ और पेरिसाइकल से रिलेटेड एक पॉइंट लिखता हूँ। ये पेरिसाइकल, एक तो पॉइंट को स्क्लेरेन्काइमा से बना होगा, पेरिसाइकल प्रेजेंट अबव, इसके ऊपर होगा भाई प्रेजेंट अबव फ्लोएम, पी से पेरिसाइकल, पी से फ्लोएम, फ्लोएम के ऊपर होगा इन दी फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में होगा, कंटिन्यूअस लेयर नहीं होगा, इन दी फॉर्म ऑफ सेमीलुनर पैचेस, सेमीलुनर पैचेस। और वो पैचेस किस सेल से बने होंगे? स्क्लेरेन्काइमा। सेमीलुनर पैचेस का मतलब इस तरह से होगा, कंटिन्यूअसली, है ना, क्रीसेंट शेप में प्रेजेंट होगा। तो ये कंप्लीट एनाटॉमी हुआ डाइकोट स्टेम का। अब एक बार ध्यान से देख लो, वो ये कि आउटर मोस्ट कवरिंग में एपिडर्मिस, उसके ऊपर क्यूटिकल, मल्टी सेलुलर इलोंगेशन ट्राइकोम्स, कुछ स्टोमेटा, जाहिर डाइकोट होगा तो गार्ड सेल का शेप किडनी शेप, एपिडर्मिस सिंगल लेयर, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट, हाइपोडर्मिस कुछ लेयर, कोलेनकाइमा से बनी होंगी, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट, कुछ लेयर होंगी पेरेन्काइमेटस सेल की, इनको आप एक नाम भी दे सकते हो, जनरल कॉर्टेक्स, जनरली समझाया जाता है, ये नाम इसलिए दिया गया, जनरली ये माना जाता है कि कॉर्टेक्स बना होगा पेरेन्काइमा से। और इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स कह सकते हो एंडोडर्मिस, 3 जोन में डिवाइड किया गया कंप्लीट कॉर्टेक्स होगा। उसके बाद पेरिसाइकल स्क्लेरेन्काइमा से बना होगा, फ्लोएम के ऊपर होगा, और अरेंजमेंट वेस्कुलर बंडल का कुछ इस तरह से होगा, वेस्कुलर बंडल के बीच में मेड्यूलरी रेज, है ना। तो इतनी बात लिख लो भाई, और कोई डाउट हो तो उसको पूछ लेना, उसको अच्छे से बना।